चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसकी जिसकी वो जो प्रॉब्लम है वो ले लेते हैं, है ना। आवाज आ रही है बच्चों आप लोग को? हेलो। नहीं आए तो बोल दीजिएगा। ये माइक थोड़ा नया है तो हम भी यूज टू हो जाएंगे। आप पूछ रहे थे Br3O8, है ना। फॉर्मूला यही है, देखिए। Br3O8 में बात समझनी थी। स्ट्रक्चर कैसे बना था इसका? 3 Br पास पास थे। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इधर भी डबल बॉन्ड O था। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। और 2 ब्रोमीन कहाँ पे लगाए थे? बीच वाले में। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ठीक है। Br का चाहिए हमें। तो हमें देखना कैसे होता है? हमको देखना होता है कि किसी चीज के ऊपर कहाँ से चार्ज आ रहा है। तो ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन के ऊपर होगा माइनस का चार्ज और वो देगा दूसरे को प्लस का चार्ज। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये -2 डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्साइड। 2 बॉन्ड जो ऑक्सीजन बना रहा होता है उसको बोलते हैं ऑक्साइड। तो ये -2 और ये भी क्या हो गया? -2। ठीक। इन सबको अगर लिख लें तो सब किस में दिखाई दे रहे हैं हमें? -2 वाले ही दिख रहे हैं। यस और नो? ठीक। अब जब एटम सेम होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सेम होती है। तो यहाँ पे ब्रोमीन और ब्रोमीन एक दूसरे से अटैच है, इसलिए ये एक दूसरे को कोई चार्ज नहीं देंगे। ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, दोनों सेम है, इलेक्ट्रॉन को सेम फोर्स से खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर इनकी सेम है, इसलिए ये एक दूसरे को कोई चार्ज नहीं देंगे। तो अगर इस ब्रोमीन को देखो आप तो इसको चार्ज कहाँ से मिल रहा है? -2 -2 -2। इधर से तो मिल नहीं रहा है, चार तरफ से ये जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और चौथा ये। तो इसको चार्ज कहाँ से मिल रहा है? इधर से। -2 कितना हो गया चार्ज? माइनस का 6। तो इसको चार्ज कितना मिल जाएगा? प्लस का 6। ऐसे इस ब्रोमीन को देखो तो इधर से भी चार्ज नहीं मिल रहा है, इधर से भी नहीं मिल रहा है, बट ऊपर और नीचे से मिल रहा है। वो भी कितना? -4। तो कितना हो जाएगा इसको चार्ज? चार्ज इसको कितना मिलेगा? +4। इसकी भी पोजीशन यही है तो +6। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, Br3O8 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या आएगा? +6, +4, +6। ऐसे ऑप्शंस बने हुए होंगे। और अगर एवरेज निकालने को आएगा, मतलब अगर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर एक ऑप्शन दिया है, इसका मतलब आपको, मतलब एक ही आंसर है तो इसका मतलब एवरेज निकाल दिया गया है। तो एवरेज आप ऐसे भी निकाल सकते हो और सीधे सीधे वैसे भी निकाल सकते हो। 6 + 6 12 और ये कितना हो गया? 16/3। और वैसे भी निकाल सकते थे x मान के, जैसे हम लोग निकालते थे। 3x = क्या आ जाता? 16। तो x = 16/। इसका मतलब x से जो हम निकालते हैं वो क्या निकलता है? एवरेज। बट अगर इंडिविजुअल का निकालना होता है तो प्रोसेस ये है। क्लियर हुई बात? आप क्या पूछ रहे थे? आपकी बात क्लियर हो गई? और कोई पूछ रहा था? वेरोनिका आप क्या पूछ रहे थे? हाँ, ये जो NaBH4 है ना, बेसिकली क्योंकि अभी तो आप कंपाउंड पढ़ना शुरू किए हो तो कंपाउंड्स आपको मालूम नहीं है। ये बोरॉन, सोडियम और बोरॉन का हाइड्राइड होता है। क्या होता है? हाइड्राइड होता है, सोडियम बोरो हाइड्राइड। और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर हर जगह +1 होती है एक्सेप्ट हाइड्राइड। हाइड्राइड में -1 ली जाती है। देखो, जितने भी कंपाउंड बनते हैं +1 क्यों लिया जाता है? क्योंकि जितने भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं हाइड्रोजन के, उसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और H+ बनाता है। H+ के फॉर्म में होता है हर जगह। ठीक है। तो
इसको आप लिख दो इन जनरली, और जो चार्ज होता है उसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो इन जनरली तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन हाइड्राइड में क्या होती है, -1। हाइड्राइड बनता कैसे, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो बना लेगा H-, इसी को बोलते हैं हम हाइड्राइड। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई आपकी, -1। तो ये जो चीज थी ये क्या रखनी थी, हमको याद रखनी पड़ेगी कि ये क्या है, ये कंपाउंड क्या है, हाइड्राइड है। इसकी वजह से यहाँ हाइड्रोजन का हमें क्या लेना पड़ा, -1। और शायद बोरॉन की निकालनी थी, सोडियम की +1 लेते हैं, इसकी x मान ली और इसकी -1, तो कितना आ गया, प्लस का। क्लियर हुई बात वेरोनिका? और कोई लास्ट क्लास में प्रॉब्लम? मार्शल्स एसिड और कैरोज एसिड का करवा दिया था। अब कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालना। मोल कॉन्सेप्ट जब आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था इक्विवेलेंट वेट एसिड का, बेस का और सॉल्ट का कैसे निकालते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का रह गया था, उसको यहाँ पे बताना है इस चैप्टर में। ठीक है, पूछे जाते हैं इससे काफी। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को। अगर आप बोल रहे हो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लॉस हो, ठीक है। और इसको बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। और अगर रिडक्शन आप बोल रहे हो तो रिडक्शन का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई स्पीसीज गेन कर रही है इलेक्ट्रॉन को तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेशन भी बोल सकते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है उसका हम बोल रहे हैं कि उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जो स्पीसीज, जिस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होगा वो कैसे काम करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका होता है ऑक्सीडेशन, और जिसका इलेक्ट्रोनेशन होगा वो कैसे काम करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। इतनी बात सबको समझ आती है? ठीक है, अब देखो, कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया और आपसे पूछें कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकता है, तो आप कैसे पहचानोगे? एक मोटी मोटी बात सीखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी कोई चीज, या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी, या दोनों की तरह काम करेगी। ये अगर हमें पता लगाना है, ठीक है, कि दोनों की तरह काम कर रहा है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, कि जिसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन का क्या मतलब है, कि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है वो स्पीसीज, ठीक। और जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है किसी में भी, तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखी जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर होती है कम, डिक्रीज, ठीक है। इसका मतलब रिडक्शन को हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का
डिक्रीज होना। और अगर कोई चीज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रही है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, वो लूज करेगी, क्योंकि उसका खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन को अगर लूज करता है कोई चीज तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करती है। ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन अगर कोई लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इसका मतलब अगर ऑक्सीडेशन पहचानना है तो हम क्या देखें, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ गई तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम हो गई एलिमेंट की तो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा वो कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा वो कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और जिसके पास स्कोप हो कि उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी सकती हो और घट भी सकती हो, दोनों ऑप्शन अगर किसी के पास है, विच स्पीसीज हैव बोथ ऑप्शंस। अभी ये तीनों बातों को मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। विच स्पीसीज हैव बोथ ऑप्शंस, वो कैसे काम करती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी कहीं पे काम कर सकती हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकती हैं। ठीक है, यानी उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और उसका रिडक्शन भी हो सकता है। ठीक, एग्जाम्पल से समझे आप। देखो, जैसे मान लो आपको लिखा हुआ है KMnO4 के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक, कि ये कैसे काम करेगा। तो इसमें हम क्या करें, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। Mn की अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो क्या निकलेगी, X इज इक्वल टू आ जाएगा +7। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में जब हम देखते हैं तो Mn का जो ग्रुप नंबर होता है ना वो भी होता है 7। और हमने क्या बताया था कि किसी भी एलिमेंट की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो क्या होती है, ग्रुप नंबर के बराबर होती है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई इसके लिए, ये इसके लिए क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +7 से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और अभी अभी हमने बताया आपको कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, तो अगर इस कंपाउंड में +7 है और ये किसी से रिएक्ट करता है तो इसके पास ऑप्शन नहीं है कि ये अपने ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाए, क्योंकि ऑलरेडी ये किस पे है, मैक्सिमम पे है। तो इसके पास ऑप्शन क्या है, केवल डिक्रीज करने का है। अगर इसको हम देखें Mn को तो इट हैव ओनली ऑप्शन टू डिक्रीज। जब मैक्सिमम पे हो आप तो केवल आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप डिक्रीज कर सकते हो। केवल डिक्रीज करने का मतलब है कि आपका केवल क्या हो सकता है, डिक्रीज होने का मतलब आप रिएक्शन में क्या कर सकते हो, केवल रिडक्शन कर सकते हो। और अगर आप ओनली रिडक्शन कर सकते हो इसका मतलब आप कैसे काम करोगे, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्रैकेट में लिखते हैं, ओनली लिख दें, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये कभी भी काम नहीं करेगा। ये बात किसको समझ में नहीं आई है, ध्यान से एक बार बोर्ड को देखते हुए समझो और बताओ। अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही तो उसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब वो क्या कर रहा है,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर मैक्सिमम पे है तो अब वो ज्यादा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो उसके पास ऑप्शन क्या है, कम करने का ही ऑप्शन है। वो भी बात क्लियर हुई? अगर वो, हाँ तो क्वेश्चन यही आएगा ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो आप क्या बताओगे कि ये कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, KMnO4। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो आपके पास ये कंपाउंड आता है, मैंगनीज का ही ये आ गया MnO2। ध्यान से देखो और बात को समझो। MnO2 आ गया, इसके लिए पूछ रहा है, तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, X, और कितनी आ गई, +4 आ गई। अब देखो, मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Mn के लिए मैक्सिमम कितनी बताई मैंने, Mn का ग्रुप नंबर 7 है, तो मैक्सिमम कितनी हो गई, +7। और मिनिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम हो सकती है कितनी, ग्रुप नंबर -8। तो यानी कि इसकी मिनिमम हो सकती है 7 - 8 मतलब -1। तो इसकी रेंज क्या है, अगर हम इसकी, आशा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, इसकी रेंज अगर हम देखें तो इसकी रेंज क्या है, Mn का मैक्सिमम हो सकता है 8 और मिनिमम क्या हो सकता है, -1। तो इसकी रेंज 8 से -1 के बीच में है, इसमें बीच में कोई भी हो सकता है। ठीक। और ये जो कंपाउंड है इसमें क्या है, +4 दिख रही है आपको, 7 8 नहीं, गलती से लिख दिया, 8 गलती से लिख दिया 7। तो अगर इस कंपाउंड को देखो तो इसके पास 4 है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो 4 से ये 7 भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, 4 से 5 भी हो सकती है, किसी में 6 भी हो सकती है, किसी में 7 भी हो सकती है, मतलब इंक्रीज करने का भी इसके पास ऑप्शन है, और 4 से नीचे भी जा सकता है। तो ये मैक्सिमम है इसके लिए, और ये क्या है, मिनिमम है। इसका मतलब कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास रेंज हो कि वो मतलब कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, वो कैसे काम करेगा, बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पर्टिकुलर रिएक्शन में फिक्स होगी, नहीं नहीं, अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग तरीके से काम करेगा। अगर आपको रिएक्शन देके पूछेगा तो आपको रिएक्शन में देखना पड़ेगा। अगर आपको केवल कंपाउंड दिया है कि MnO2 कैसे काम कर सकता है, तो ऑप्शन आप क्या बताओगे कि MnO2 ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग की तरह। अगर रिएक्शन दिए तो आप किस तरीके से बताओगे, फिर रिएक्शन के अकॉर्डिंग, अभी रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी बताएंगे। ठीक, ये बात क्लियर है? अभी इसके पहले वाले में क्या किया था, इसके पास ऑप्शन था केवल डिक्रीज का, और कोई ऐसा हो जिसके पास ऑप्शन हो केवल इंक्रीज का। ठीक है, डिक्रीज का ऑप्शन नहीं हो, इसका मतलब वो मिनिमम पे हो अपने। अगर मिनिमम पे रख दोगे कि मान लो एक, हाँ हाँ बीच में आएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करेगा। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे है तो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, अगर मिनिमम पे है तो किस तरीके से काम करेगा, केवल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो मोटी मोटी बात क्या याद रखेंगे, अगर कोई एलिमेंट मैक्सिमम पे है तो वो कैसे काम करेगा, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई मिनिमम पे है अपने,
तो कैसे काम करेगा? ओनली रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर कोई बीच में है, उस रेंज के बीच में है, कहीं पे भी, तो वो कैसे काम करेगा? दोनों की तरह। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। जैसे अगर हम देखें अमोनिया को, देखो अमोनिया, तो अमोनिया में नाइट्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तुम, तो आएगा -3। और नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर हम लेते हैं 5। ग्रुप नंबर 5 का मतलब मैक्सिमम कितनी है इसकी? 5। और अगर मिनिमम निकाले तो कितनी आ जाएगी? 5 - 8 = -3। तो अगर ये मिनिमम पे है, अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर किस पे है? मिनिमम पे। तो मिनिमम अगर है तो ये इसके पास डिक्रीज करने का ऑप्शन नहीं है। अब इसके पास क्या ऑप्शन है? केवल ओनली इंक्रीज कर सकता है। केवल क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है। और केवल इंक्रीज कर सकता है, इसका मतलब इसका केवल ऑक्सीडेशन हो सकता है। और केवल ऑक्सीडेशन हो सकता है मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ भैया? हाँ, ओनली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से याद रखना है तो क्या याद रखो? इंक्रीज है तो ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज है तो रिडक्शन। क्लियर है बात? अर्नेम, पलक, क्लियर हो रहा है? चलो। हम्म। हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। देखो एग्जाम्पल देखो, सोडियम, ये सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ एग्जाम्पल ये बताते हैं ना 9 10 से आप लोगों को। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बना दिया? Na+। इलेक्ट्रॉन हो गए 2 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे अगर देखो तो कोई चार्ज नहीं है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। यहाँ पे देखो तो +1 का चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +1। 0 से +1 क्या हो गया? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है बात? रिडक्शन में कौन सा एग्जाम्पल बताते हैं? जैसे मान लो हमारे पास कॉपर का +2 है, ठीक है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी ये स्पीसीज ना, +2 का चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, तो चार्ज हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो चार्ज जब खत्म हो जाएगा तो पहले चार्ज कितना था? +2। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी? +2। अब देखो चार्ज खत्म तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? 0। तो +2 से 0 क्या है? डिक्रीज है। यस और नो? तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। क्लियर है बात? इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड अभी चलेगा। तो अभी क्या हुआ है? अभी कहानी शुरू। अब करते हैं हम लोग और
ऑक्सीडेशन नंबर के, उसके बाद आपको इक्विवेलेंट वेट करना है। क्या करना है? गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है? हमें तो हमें तो गर्मी लग रही है, तुम्हें ठंडी लग रही है। आवाज आ रही है बच्चों? चलो भाई, कुछ और कर लेते हैं इंपॉर्टेंट, थोड़े से एक दो और करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। एसिड बेस, कुछ एक दो कंपाउंड मैंने और बना के रखे थे। अच्छा देखो, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में डिफरेंस जानते हैं ना? नहीं जानते? वैलेंसी भी एक टर्म बोला जाता है और एक टर्म क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। इन दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। वैलेंसी जो होती है ये होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी। किसी एलिमेंट की क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज प्रेजेंट। चार्ज प्रेजेंट। ये इमेजिनरी भी हो सकता है और आपको रियल में दिखाई भी दे सकता है आगे। रियल का मतलब जो बाहर से दिखाई दे, जैसे Na+Cl- Ba+2। हाँ हाँ, कंबाइनिंग कैपेसिटी है। अच्छा गलत लिख दिया है, ये तब से बोल क्यों नहीं रहे आप? कौन बोल रहा है? अभी ठीक है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक। इसकी जब हम लोग वैल्यू देखते हैं तो ये वैल्यू जो होती है ये होल नंबर में होती है। और ये क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन नंबर आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है, दोनों होते हैं। ठीक। फिर उसके मैथ्स की लैंग्वेज में आप समझो इंटीजर है क्या है क्या नहीं है। इसके बाद हम बोल सकते हैं वैलेंसी जो होती है वो इसकी वैल्यू होती है कुछ ना कुछ। केवल नोबल गैसेस के लिए ये जीरो होती है। ओनली फॉर नोबल गैसेस इट इज जीरो, अदरवाइज सम वैल्यू। जीरो नहीं होती है, केवल नोबल गैसेस के लिए ये जीरो होती है, बाकी क्या होती है? इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, 1 2 3 4। और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। क्लियर है बात? क्या हो गया तुम लोग को? ठंडी लग रही है? हो गया? चलो, क्या नोट कर रहे हो? इसमें क्या ऐसा खास बात है? सब किताब में लिखा हुआ है। सिंपल चीजें क्यों नोट करते हो? टफ चीजें नोट करो ना। ये टफ है, अब ये टफ है तो सिंपल क्या होगा? अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों ने जो बुक में एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं, एक्सरसाइज में दिए हैं, वो करे करके देखे? हाँ, अरे बुक में दिए हुए, एक्सरसाइज में भी दिए हैं और चैप्टर में भी दिए हुए। अरे तुम सारे करने हैं, अब ऑक्सीडेशन नंबर सबके निकालने हैं। अभी आप क्या हो गए? बड़े बच्चे हो गए?
जो टॉपिक खत्म होता जाए उसका प्रॉब्लम करते जाइए। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट की। इक्विवेलेंट वेट हमने एसिड में भी देखा था, बेस में भी देखा था और सॉल्ट में भी देखा था। एक बार रिवाइज करा देते हैं जल्दी से, और फिर उसके बाद हम लोग किस में देखने वाले हैं आज? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में, मतलब रेडॉक्स रिएक्शंस में देखें। तो एसिड के लिए क्या बताया था आपको? बेस के लिए कौन बताने वाला है? मोल कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं। सॉल्ट के लिए, सॉल्ट के लिए सबसे सिंपल था, एक हम लोग निकालते थे एन फैक्टर। क्या निकालते थे? एन फैक्टर। एन फैक्टर होता है सॉल्ट के लिए टोटल पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लो हमारे पास BaCl2 है, तो BaCl2 कैसे ब्रेक होगा? Ba+2 2Cl- में। किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आए तो वहीं पे रोक देना आप। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना दिख रहा है? +2 दिख रहा है। तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो गया? +2। प्लस माइनस से मतलब नहीं होता है, 2 हो गया एन फैक्टर। ठीक है। तो अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है इस सॉल्ट का, तो इक्विवेलेंट वेट होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 2। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अलग अलग सॉल्ट में एन फैक्टर अलग अलग आएगा। हाँ। हम्म, निकालते क्या है? इक्विवेलेंट वेट, EWT। इस कंपाउंड का क्या निकाल रहे हैं? EWT। मॉलिक्यूलर वेट निकालने का क्या तरीका होता है? सबको मालूम है ना? एलिमेंट के एटॉमिक वेट दिए होते हैं, उनको एड अप कर देना होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट निकला। बेस के लिए क्या था? बेस के लिए क्या था? भूमि बताइए, बेस के लिए क्या था इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला? इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं। बेस के लिए देखो, बेस के लिए भी फॉर्मूला तो यही है, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। बताना है अंशुल तो बताओ तरीके से। एन फैक्टर, बेस के लिए एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर को बोलते हैं बेस का एसिडिटी। OH- कितने रिप्लेस हो रहे हैं? रिप्लेसेबल OH-। ठीक है। एसिड के लिए क्या हो जाता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एसिड के लिए एन फैक्टर क्या था? एसिड के लिए एन फैक्टर बोलते हैं बेसिसिटी। ठीक है। जितने H+ उसमें रिप्लेसेबल होंगे उसको क्या बोलेंगे? बेसिसिटी। ठीक है, ये बता चुके हैं आपको पहले। ठीक। अब इस चैप्टर में हाँ निकालने को आ सकते। अब देखो, अब एग्जांपल देखो थोड़े से। जैसे मान लो सपोज आपको बोल दिया एसिड दिया हुआ है H2SO4, इसका निकालना है आपने इक्विवेलेंट वेट। ठीक। तो अब आप क्या देखोगे? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब यहाँ पे H+ कितने दिखाई दे रहे हैं आपको जो बाहर निकल सकते हैं? 2 H+ दिख रहे हैं आपको, देख पा रहे हो? तो इसका मतलब यहाँ पे एन फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है बात इतनी? अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? H2SO4 का जब मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 होता है,
डिवाइड करोगे 2 से तो ये आ जाता है 49। ठीक, फर्स्ट में कराया था, रिलेटेड कुछ नहीं है, यही है, यही चीज वहां भी बताई। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एसिड में देख लो H प्लस कितने निकल सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एन फैक्टर। वीडियो नहीं है, बताते हो। H2SO4 अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो आप ऐसे करेंगे, ठीक। लेकिन अगर आपको रिएक्शन गिवन है, क्या गिवन है, रिएक्शन, तो फिर आपका क्या होगा, अप्रोच थोड़ी सी अलग हो जाएगी। सपोज देखो, एक रिएक्शन गिवन है ऐसे, NaOH प्लस H2SO4 gives NaHSO4। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, हर चैप्टर में काम आते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। ये रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन देख पा रहे हैं, ठीक। अगर केवल H2SO4 देता और उसका बोलता कि इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो हम क्या करते, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 करके निकाल लेते। लेकिन अगर आपको रिएक्शन दे दिया है तो रिएक्शन में आपको देखना पड़ेगा, इस रिएक्शन के थ्रू आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, ये निकालना है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि रिएक्शन में H2SO4 कितने H प्लस दे रहा है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है रिएक्शन में, कि ये NaOH है, ये H2SO4 है, ठीक। H2SO4 से एक H निकल गया, क्या हुआ, एक H निकल गया, और वो H OH के साथ कंबाइंड करके क्या बना लिया, वाटर। और यहाँ पे HSO4 माइनस बचा, उसके साथ कौन अटैच हो गया, Na, और क्या बन गया, NaHSO4। इसका मतलब इस रिएक्शन में H2SO4 केवल एक H प्लस दे रहा है। रिएक्शन कैसे हो रहा है, थोड़ा सा ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको, ध्यान से देखिए। रिएक्शन को अगर ध्यान से देखो तो कैसे हो रहा है, Na प्लस और OH माइनस, इससे मिलके ये बना है। इसको अगर देखो, अगर इसको ब्रेक करके लिखो H प्लस और HSO4 माइनस, दो चीजों से ये बना हुआ है, ठीक। क्या हो रहा है रिएक्शन, ये जो OH माइनस है और ये जो H प्लस है, ये कंबाइंड करके क्या बना रहे हैं, वाटर। और ये जो Na प्लस है और ये जो HSO4 माइनस है, ये दोनों कंबाइंड करके क्या बना रहे हैं, NaHSO4। यही तो रिएक्शन हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब आपको क्या पता चला कि H2SO4 से केवल एक H प्लस जा रहा है, केवल एक H प्लस ही जा रहा है इस रिएक्शन में। तो रिएक्शन अगर दे देते हैं तो रिएक्शन में आप रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे कि कितने H प्लस 1 मॉलिक्यूल से जा रहे हैं। तो अगर इस रिएक्शन में देखें हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो वो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1, 98 आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। सबको बात ये क्लियर है या नहीं है, H कितने निकल रहे हैं, ये ब्रेक करके देखेंगे ना, H2SO4 को ब्रेक किया H प्लस और HSO4 माइनस में, ये रिएक्शन आपको गिवन होगा। आपको रिएक्शन नहीं लिखना है, रिएक्शन गिवन होगा क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है और उसके हिसाब से देखेंगे H2SO4 में से कितने H प्लस निकल रहे हैं, ठीक। 2 H थे, इसमें से ये वाला जो H है ये OH माइनस के पास गया, बाकी ये HSO4 ऐसे का ऐसे बना हुआ है, और इससे Na प्लस आकर के कंबाइंड किया, तभी तो ये NaHSO4 बन रहा है, ठीक है। तो H2SO4 ने कितने H प्लस निकाले अपने अंदर से, केवल एक, ठीक। अब इसी तरीके का एक और एग्जांपल बता देते हैं बेस का।
किसके? चैप्टर 1 के डाउट पूछने हैं? चैप्टर 1 जो मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर आपका हुआ है या एटॉमिक का हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट की शीट कर लिया आप लोगों ने? उसके प्रॉब्लम आ रहे होंगे ना, प्रॉब्लम पूछने होंगे। तो कल आपकी 7:30 पे क्लास रख दूं इवनिंग में ऑनलाइन? ऑनलाइन डाउट पूछ लेना, उसमें क्या है, जैसे आपने पढ़ा नहीं है तो आपके तो होंगे नहीं। आशय, बाकी लोग बोले? हाँ, जिसको प्रॉब्लम होगी वो पूछ लेगा, जिसको नहीं होगी वो नहीं आएगा क्लास में, और फिर भी आना चाहे तो आ सकता है। फर्स्ट चैप्टर का मोल कॉन्सेप्ट का। हाँ, फर्स्ट का, पहले फर्स्ट का फिर सेकंड का। तो कल की क्लास, हाँ हाँ, कल फर्स्ट का ही है। हम्म, हाँ, आ जाना, यहीं पे लूंगी। अभी तो तुरंत तो नहीं होगी, पर बताऊंगी मैं उसको, ऐसा नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। प्रॉब्लम्स है ज्यादा तो आ जाना, इक्का दुक्का हो तो ऑनलाइन समझ लेना। हाँ, 7:30। अब बेस का केस देख लेते हैं। बेस का देखें आप। जैसे मान लो आपके पास बेस दिया हुआ है MgOH वोल्ट, ठीक। इसका निकालना है आपको क्या, इक्विवेलेंट। तो जब रिएक्शन नहीं दिया हो तो जितने OH हैं उतने OH उसमें से निकल सकते हैं, हम मान के चलते हैं कि पूरे निकलेंगे। तो 2 OH दिखाई दे रहे हैं, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है बात? अब मान लो एक रिएक्शन दे दिया ऐसे, एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का होता है 24, मैग्नीशियम का। अगर मान लो क्वेश्चन ये था, तो आपका आंसर क्या था, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। लेकिन अगर क्वेश्चन हो गया ये, रिएक्शन दे दी, तो रिएक्शन में तो आपको देखना पड़ेगा ना कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितने OH दे रहा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पास 2 OH हैं, लेकिन रिएक्शन को देखने से ये पता चल रहा है कि एक OH इसके साथ अटैच रह गया और एक OH निकला जिसने इस H+ के साथ कंबाइन करके क्या बनाया, वाटर। इसका मतलब ओरिजिनली इसने कितने OH दिए, 1 OH केवल दिया। तो अगर रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें देखना है, इस रिएक्शन में बताना है इसका इक्विवेलेंट वेट, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 1, मॉलिक्यूलर वेट बाय। तो इसका मतलब आपको समझ क्या आ रहा है कि अगर आपको सीधे सीधे दे रहे हैं कंपाउंड, तब तो आप जितने OH हैं जितने H हैं उसके अकॉर्डिंग आप लिख देते हो नीचे वाला नंबर। लेकिन अगर रिएक्शन देते हैं तो आपको रिएक्शन में देखना पड़ता है कि कितने H+ कोई चीज दे रही है या कितने OH- दे रही है। क्लियर है सबको? उधर कोने में बैठो कहीं जाके, उधर बैठो जाके कहीं, उस कुर्सी पे बैठ जाओ, कब लगेगा। हाँ, एसिड बेस और सॉल्ट का क्लियर हो गया। अब आ जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पे। अब किसका निकाल रहे हैं,
क्या निकालना है? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला तो यही रहेगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब मैं आपको ये फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगी, है ना, जितने भी रिएक्शंस बताऊंगी फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, ये फॉर्मूला आपको पता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब मैं आपको सिखा रही हूँ एन फैक्टर निकालना। क्या सिखा रही हूँ? एन फैक्टर निकालना। देखो, जैसे मान लो हमको रिएक्शन दिया है ये MnO4 से बन रहा है MnO2। क्या बन रहा है? MnO2। ठीक, इसमें आपको निकालना है, इस रिएक्शन में आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, ये निकालना है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो करना क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर लिखो पहले मैंगनीज की। अगर KMnO4 में ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज की निकालोगे तो कितनी आएगी? अभी निकाली थी हमने, +7 आ जाएगी। और जब MnO2 में निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर तो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। देख पा रहे हो? तो ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पे हमें देखना पड़ता है चेंज। यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +7 थी, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? +4। चेंज कितने का दिखाई दे रहा है आपको? 3 यूनिट का चेंज दिख रहा है, यस और नो? 7 से 4 हो गया। ठीक है, और देखना क्या होता है कि इसमें Mn के कितने एटम हैं। Mn के कितने एटम हैं? Mn के एक ही एटम है, जितने भी एटम होंगे उनसे मल्टीप्लाई करना होता है। Mn का एक ही एटम है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से। ये जो वैल्यू आएगी इसको बोलेंगे n फैक्टर। क्या बोलेंगे? n फैक्टर। इसका मतलब इस केस में n फैक्टर कितना आ गया? 3। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट KMnO4 का डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये जो रिएक्शन होता है KMnO4 का, ये न्यूट्रल मीडियम में होता है। KMnO4 तीन तरीके से रिएक्शन करता है, न्यूट्रल में, एसिडिक में और बेसिक में। ये किस में होता है? न्यूट्रल मीडियम। नेक्स्ट करें, क्या करना है? स्टेप्स क्या है? दोनों कंपाउंड्स में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर में कितनी यूनिट का चेंज आ रहा है उसको देख लो, और इसमें कितने वो एटम है। अगर मान लो यहाँ पे Mn के 2 होते तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। चेंज में किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से। अब देखो जैसे दूसरा रिएक्शन ये KMnO4 से क्या बन रहा है? Mn+2। इसमें भी KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे आपको पता है अभी निकाला था +7, और यहाँ पे चार्ज कितना दिख रहा है? +2। चेंज कितने का दिखाई दे रहा है? कितने यूनिट का चेंज है? और यहाँ पे Mn कितने हैं? 1। तो n फैक्टर कितना आ गया? n फैक्टर कितना आ गया? 5। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया? मॉलिक्यूलर वेट बाय 5। ये जो रिएक्शन होता है ये होता है एसिडिक मीडियम। कब होता है? हाँ, रिएक्शन अगर देगा तो आपको मीडियम लिख के देगा, या मीडियम नहीं लिख के देगा तो ऐसे देगा।
ये लिख के देगा तो आप नहीं कर लोगे, निकाल लोगे ना। तीसरा बताएं इसी का, एसिडिक का हो गया, न्यूट्रल का हो गया, अब हम लोग करने जा रहे हैं किसका, बेसिक का। देखो जैसे मान लो KMnO4 कन्वर्ट हो जाए K2MnO4, किस में कन्वर्ट हो जाए, K2MnO4। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर थी +7, यहाँ पे जब निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर तो आ जाएगी प्लस का 6, तो यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, 6। यहाँ पे चेंज कितने का है, 1 यूनिट का, और Mn कितने हैं, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो N फैक्टर कितना आ गया, 1। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय ओके है। हुँ? सबको क्लियर है, जल्दी जल्दी बताइए, पक्का। अब देखो जैसे मान लो बन रहा है Cl2 से Cl माइनस, क्या बन रहा है किसी रिएक्शन में, Cl2 से Cl माइनस, और इक्विवेलेंट वेट हमें किसका निकालना है, Cl2 का। किसका कैलकुलेट करना है, Cl2। देखो जब प्रोडक्ट का निकालना होता है तो प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, जब रिएक्टेंट का निकालना होता है तो प्रोसेस अलग रहता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का भी हम निकाल सकते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चंस मेजर पूछे जाते हैं वो किसके, रिएक्टेंट के निकालने के लिए, तो प्रोडक्ट का भी अभी मैं बता दूंगी। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस वैलेंस कुछ नहीं करना है, क्या देखनी है, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे देखो कोई चार्ज दिखाई दे रहा है, नहीं, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। यहाँ पे देखो कितना चार्ज दिख रहा है, माइनस का 1, तो 0 से ऑक्सीडेशन नंबर कितने हो गई है, माइनस का 1, तो कितने यूनिट का चेंज है। अच्छा ये बात सबको समझ आती है, नंबर लाइन सबने पढ़ी होगी, 0 से -1 -2 -3, तो कितने यूनिट का चेंज है वो सब निकाल लेंगे। तो 0 से -1 है तो कितने यूनिट का चेंज, चेंज देखना है, डिक्रीज या इंक्रीज नहीं देखना है, क्या देखना है, चेंज। तो कितने यूनिट का चेंज हुआ, 1 यूनिट का चेंज हुआ। रिएक्टेंट में देखना है, जिसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसके एटम देखने हैं, तो यहाँ पे एटम कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का, तो n फैक्टर कितना आ गया, 2। n फैक्टर अगर 2 आ गया तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। अगर हम लोग क्लोरीन का देखते हैं तो 71 मॉलिक्यूलर वेट आता है, तो कितना आ गया, बड़े छोटे से क्या मतलब है, 0 से -1 जा रहे हो तो कितने यूनिट का चेंज आ रहा है, चेंज देखना है, 1 का ही तो आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है उससे मतलब नहीं। अब एक करके बताएंगे, मैं दूं क्या, हाँ जिसका पूछा है रिएक्टेंट का पूछा गया है ना, तो उसमें कितने कितने एटम है वो देखने पड़ेंगे। हाँ तो 2 एटम है इसीलिए तो 2 का मल्टीप्लाई किया है, देख पा रहे हैं। और एग्जाम्पल अब एक आप करके बताओगे, K2Cr2O7, इससे बन रहा है Cr+3। अब इसको करके बताओ, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है आपको दोनों में,
इक्विवेलेंट वेट निकालना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको। वेट से मतलब नहीं है, आप तो बस एन फैक्टर निकाल दो। एन फैक्टर 9 आ रहा है, ध्यान से देखो। ये 2x होगा ना, 2 क्रोमियम। एन फैक्टर 3 आ रहा है। पलक रजत का 6 आ रहा है। अर्निम मूवी का आंसर चेंज हो गया। नहीं नहीं, केवल क्रोमियम का चेंज देख रहे हैं। इसमें चेंज देखो कितने यूनिट का, बता दो, चेक कर लो। देखो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाली तो कितनी आई, 6 आई। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 3। तो कितने यूनिट का चेंज था, 3 यूनिट का। अब इसका निकालना था, तो इसमें क्रोमियम कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिख रहे हैं ना। क्रोमियम में ही तो चेंज देखा है। क्रोमियम कितने दिख रहे हैं, 2। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तभी क्या आएगा अपने पास, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या आ गया, 6। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट बाय 6। ओके, और करेंगे। चलिए, इसके बहुत केसेस हैं। ये भी कौन से करा रहे हैं आपको, ये कौन से करा रहे हैं, सिंपल वाले। हर्ष बोलेंगे अब अभी कॉम्प्लिकेटेड भी आएगा, आएगा। कुछ दिन बाद आप बोलोगे कि मैम आप तो बस क्वेश्चन बोलो, आप टेंशन मत करो, हम क्वेश्चन में आंसर बताएंगे। वेरोनिका कुछ पूछना चाह रहे हो, पूरे का लेंगे ना, मॉलिक्यूलर वेट बोले तो पूरे कंपाउंड का। अगर सीआर का लेते तो एटॉमिक वेट लेते ना, समझ गए। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट मुझे क्रोमियम का एटॉमिक वेट नहीं याद है, तो वो आप देखेंगे। और क्वेश्चन में आपका गिवन भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको गिवन होता है। चलो बता दो। C2O4 -2 से बन रहा है CO2, इसका इक्विवेलेंट वेट बताना है। ट्राई, पूरे इसका IO3- से बन रहा है I2। आपको जब प्रोसेस सिखा रही हूं मैं, तो वो लेवल 2 हो या लेवल 3 हो या लेवल 4 हो, उससे आपको क्या मतलब है। अंशुल, आपकी ऐसी बातों पे मुझे गुस्सा आता है। आपसे क्या मतलब है, अगर आपको प्रोसेस नहीं आ रहा है तो आप पूछिए कि मैम मैं नहीं आ रहा है मुझे। मेरे पास इतना फालतू टाइम तो है नहीं कि जेई से ऊपर का लेवल का मैं आपको पढ़ाना चालू कर दूंगी। रिएक्टेंट का निकालना है सब में, एन फैक्टर निकाल के बता दो तो इक्विवेलेंट वेट तो निकाल ही लोगे, मॉलिक्यूलर वेट। अरे अरे, अभी इसके पहले तो मैंने ही बताए। ओफो, सेकंड वाला बताऊं, अच्छा सेकंड में बता रही हूँ। देखो, जिसने निकाल लिया हो, आयोडीन से आयोडीन में चेंज हो रहा है, तो आयोडीन का देख लें, एक्स।
तो कितना आ गया, +5 आ गया। तो ये आयोडीन का +5 है और यहाँ पे I2 में 0 हो गया ना, तो +5 से 0 में कितने का चेंज है, कितने यूनिट का, 5 यूनिट का। अब आयोडीन यहाँ पे कितना है, एक ही एटम तो है, तो एक का ही मल्टीप्लाई होगा, तो एन फैक्टर क्या आ गया, 5। एन फैक्टर 5 है तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया, m/5। कोई कोई दिक्कत, निकालो बाकी का जल्दी। प्रियांजलि आया, ये जो बताया। सारे आ गए। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, नहीं होगा। खुद से आपका दिमाग नहीं चलेगा तो हम करके क्या करवा लेंगे। हो गया, बताऊं मैं, हेलो हेलो ऑनलाइन, बताया जाए। किसकी होगी, क्या टाइम हो रहा, 6:12 13, छोड़ दूंगी आपको। 13। तुम लोग को सवाल करने की जल्दी नहीं होती है, घर जाने की जल्दी होती है। निकाले, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें, 2x, कितना आ गया, -8, उधर जाएगा तो प्लस का 6, तो कितना आ गया, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 3। यहाँ पे क्या हो गई, CO2 में देखो प्लस का 4, चेंज कितने का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 2। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया, m/, ये वाले में देखें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +5, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो -3। यहाँ पे देखो आप चेंज कैसे देखेंगे, +5 है और कितना हो रहा है, -3। चेंज कितने यूनिट का है, +5 से -3 कितना हो जाता है, माइनस का 8। ये बात सबको समझ आती है, आती है, नहीं आती है तो कृपया मैथ सीखें। +5 से -3 कितने यूनिट का चेंज है, 8 यूनिट का। नाइट्रोजन कितने हैं, एक ही है, तो नाइट्रोजन एक ही है तो 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 8। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा इसमें, m/, ठीक है। लास्ट वाला कर लें, जिंक है, कुछ भी चार्ज नहीं दिख रहा है तो 0 है। यहाँ पे देखो x, तो कितना आ गया, +2 आ गया, तो 0 से क्या हो रहा है, +2। कितने यूनिट का चेंज है, 2 यूनिट का चेंज है, 0 से +2 2 यूनिट का चेंज है।
एक ही जिंक है रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट को देखना है। तो आपका क्या आ गया, एन फैक्टर 2। तो इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, m/2। सही है। एक और कर लो, बस फिर छोड़ दो। चैप्टर क्या होता है, चैप्टर तो यूं खत्म हो जाएगा, लेकिन सारी चीजें नहीं कराएंगे तो क्या होगा, फिर सवाल आएगा तो क्या करोगे। हाँ? सवाल आएगा तो क्या करोगे, तु, तुक्का मारोगे। लिखो Fe, लिखो कंपाउंड FeC2O4 gives Fe+3 plus CO2। ये अलग केस है, मैं करके बताती हूँ। ये क्या है, अभी तक जितने केस देखे थे वो क्या थे, एक ही तरीके के थे। अब क्या है, अब दूसरे तरीके का केस है। फॉर्मूला बोलो। Fe+3 बोला था कि +2, और क्या बना था, ठीक। अब ध्यान से देखो, आयरन को देखो, यहाँ पे C2O4 जो होता है ऑक्सिलेट आयन होता है। कौन सा होता है, ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट पे कितना चार्ज होता है, -2। इसका मतलब आयरन पे कितना चार्ज होगा, +2। यानी इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, +3। अगर इसके अकॉर्डिंग एन फैक्टर देखें तो एन फैक्टर कितना आना चाहिए, चेंज कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है। तो एन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, एक ही एटम है, ठीक। अब कार्बन के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो, कार्बन का अगर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखना हो तो कैसे देख सकते हो, आयरन का कितना है, +2, कार्बन का 2x, और ऑक्सीजन का क्या मान लिया, -2। हाँ, वैसे भी देख सकते हैं। कितना आ गया, +3 आ गया क्या, ठीक। तो यहाँ पे इसका कितना आ गया, +3, और CO2 में जब देखोगे तो आएगा +4। देख पा रहे हो कितने यूनिट का चेंज है, 3 से 4। कितने का चेंज दिख रहा है, 1 यूनिट का। लेकिन कार्बन कितने हैं, 2 है ना, तो क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो आप देख पा रहे हो कि एक रिएक्शन में अगर एक एलिमेंट के थ्रू निकालते हैं तो एन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और दूसरे एलिमेंट के थ्रू निकालते हैं तो एन फैक्टर क्या आ रहा है, 2। जब ऐसा केस होता है तो एन फैक्टर एडअप होते हैं। तो ऐसे केस में एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर 1 + एन फैक्टर 2। तो पहले वाले के लिए 1 था, दूसरे के लिए क्या था, 2। तो क्या आ जाएगा टोटल एन फैक्टर, ऐसे केस में 3। तो मॉलिक्यूलर वेट बाई, ओके, ये डिफरेंट केस था। चलो निकल जाओ।
हाँ बच्चा बाय।